नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमस्कार, नमः शिवाय, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। चलिए आज हम वास्तु के इस विषय में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे पंच महाभूत। गूगल के जमाने में आपको इतना तो पता ही है पंच महाभूत क्या होते हैं, आपने सुना भी हो, लेकिन वास्तु में पंचभूतात्मक तत्व का क्या महत्व है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम सब जानते हैं कि मनुष्य और ब्रह्मांड की रचना इन पांचों तत्वों से हुई है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। और मनुष्य के जीवन में इनका बहुत बड़ा स्थान है। इनके द्वारा हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनके आंतरिक तत्व और गर्मी, प्रकाश, ध्वनि और वायु द्वारा शक्ति ग्रहण करता है। और ये एलिमेंट अगर आपके बैलेंस रहते हैं तो मानव का जीवन संतुलित रहता है, क्योंकि आयुर्वेद पूरा का पूरा इन पांचों तत्वों पे आधारित है। जहां पे वायु तत्व की कमी या अग्नि की कमी या पृथ्वी तत्व की कमी से अनेक बीमारियां, पूरा मेडिटेशन, पूरा हीलिंग शास्त्र इन पांचों तत्वों के बैलेंसिंग के लिए ये सारा का सारा विज्ञान है। इसके विपरीत अगर हम इसमें कोई भी तरह का डिसबैलेंस हो जाता है तो तनाव, स्ट्रेस, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहना और शरीर में अनेक तरह की कष्ट आपके शुरू हो जाते हैं और अशांति की लाइफ में शुरू हो जाती है। तो ये जो पंच महाभूत है, पांच तत्वों का संतुलन आपकी जिंदगी को और प्रकृति जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है उसके संतुलन को बनाता है। यानी आप अग्नि वाले तत्व से अग्नि ले रहे हो, पृथ्वी तत्व से पृथ्वी ले रहे हो, वायु से वायु ले रहे हो, आकाश से आकाश ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने शरीर में और अपने भवन में इन संतुलन को डिसबैलेंस कर दिया, तो फिर क्या होगा? असंतुलन हो गया तो प्रकृति में तो तूफान, बाढ़, अग्निकांड, भूकंप अपना तांडव दिखाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सिपी जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित ये अधम शरीर। यानी ये मानव शरीर पांच तत्वों से निर्मित है और इन पांच तत्वों में वो विलीन होता है। जब शरीर के पंचतंत्र और प्रकृति के पंचतंत्र का बैलेंस होता है तो सुचारू और स्वस्थ रूप से जीवन चलेगा। भवन निर्माण में भी यही पांच तत्वों का बैलेंस करना ही वास्तु का सारभूत आधार है। अगर पांच तत्व बैलेंस नहीं होंगे, संतुलित नहीं होंगे, तो उसमें निवास करने वाले व्यक्ति को पांचों तत्वों का असंतुलन बहुत ही प्रभावित करता है। सामाजिक क्षेत्र में, मानसिक में, आध्यात्मिक क्षेत्र, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य में अनेक तरह की कमियां और समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए एक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए इन तंत्रों का संतुलन करना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। आइए हम इन तत्वों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। आकाश तत्व। अब आप बोलोगे आकाश तो आकाश में रहता है, ये हमारे घर में कहां से आ गया? जो भी खुला स्थान होता है उसे आकाश बोलते हैं और ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश नहीं। आकाश अनंत है। आकाश में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चुंबकीय बल है, पैराबैंगनी किरणें हैं, इंफ्रारेड किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, अलग अलग ग्रहों के जो किरणें हैं, जो ज्योतिष में स्टोन पहनाते हैं ना, अलग अलग ग्रहों की किरणें और एनर्जी को प्रभावित करता है वो स्टोन। इसलिए आपकी बॉडी में जिस चीज की कमी होती है उससे रिलेटेड एक रत्न पहनाया जाता है ताकि वहां से आपको ये एनर्जी मिलती रहे और आपकी एनर्जी बैलेंस। आकाश के बिना तो शब्द ही संभव नहीं है और आकाश को शून्य होने के कारण पर्यावरण और हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो शब्द है, साउंड है, ये भी हमें आकाश से मिला है। मकान और दीवार की जो ऊंचाई होती है वो भी आकाश की प्राप्ति होती है। इसीलिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में ऊंचे गुंबद रखे जाते हैं ताकि आकाश की शक्ति वहां पे विद्यमान रहे।
किसी भी घर की अगर दीवारें छोटी होगी या कोई कम हाइट का होगा तो आपको वहां घुटन महसूस होगी, क्योंकि उस वक्त उसको आकाश तत्व की एनर्जी नहीं मिल रही है, जब बाहरी आकाश में अंदर, इसीलिए वो घुटन महसूस होती है और हर व्यक्ति उसमें असहज महसूस करता है। इसीलिए मकान इस तरह का बनाना चाहिए ताकि प्रकृति से मिलने वाली आपको सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों का पूरा पूरा लाभ मिले। ये हमारे शरीर में आकाश तत्व। फिर हम आते हैं वायु यानी हवा। तो वनस्पति, जीव जंतु वायु से जिंदगी प्रदान करते हैं, जिसमें आपका शरीर का पौरुष, प्राण शक्ति सब कुछ होता है। अगर आपका नाक बंद करते हैं और वायु अंदर नहीं जाए तो क्या होगा? उसी तरह भवन में वायु स्वस्थ वातावरण का संचालन करती है। पूरी की पूरी जो पृथ्वी वो गैस के आवरण से ढकी हुई है, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। बहुत सारी गैस है यहाँ पे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। सबसे ज्यादा वहां पे नाइट्रोजन है, ये 78%, और ये सारी की सारी वनस्पतियों के लिए बहुत ही जरूरी है। और ऑक्सीजन 21% है। अन्य ग्रहों पर ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए वहां जीवन भी नहीं है। और कार्बन बहुत कम, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये थोड़े थोड़े 2-3 रूप में मिलते हैं। फिर हाइड्रोजन है और बहुत सारी भारी गैस है। और ये सारी की सारी गैसें पृथ्वी से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहती हैं और पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। ओजोन O3 एक ऐसा अणु है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी परत सबसे मोटी होती है। ओजोन की तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सूर्य द्वारा जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है, इनको खींचती, अवशोषण करती है। अगर वो ओजोन की लेयर, आप सुनते होंगे लोग बोल रहे हैं ना कि ओजोन की लेयर को ये इनसे नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो ओजोन इतनी महत्वपूर्ण है धरती पे। अगर ओजोन फट जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। इसीलिए जो आजकल हिमस्खलन होता है, जो पहाड़ गल रहे हैं, आपने जोशीमठ, बद्रीनाथ के पास में देखा होगा, वही गर्मी है। वहां पे बर्फ पिघलने लगेगा तो सब जगह जल ही जल हो जाएगा। और ओजोन की किरण फटेगी तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी पहुंच जाएगी। मनुष्य, जीव जंतु आदि को कैंसर हो जाएगा, त्वचा झुलस जाएगी, पेड़ पौधे मर जाएंगे। यानी संपूर्ण सृष्टि इसके विनाशकारी प्रभाव से नष्ट हो सकती है। तो पेड़ पौधे दिन के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात के समय इसमें विपरीत क्रिया होती है, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए सिर्फ पीपल का पेड़ ऐसा है जो ऑक्सीजन छोड़ता है रात में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, इसीलिए रात को पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। आपका वास्तु और भवन है वो ईशान कोण में, शुभ किरणें आती है। इस कोने में गंदगी रहे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से आपके गंदी हवा आएगी। शमशान के समीप होंगे तो वो जो शरीर जलेगा तो वो चीज तो हवा में मिलेगी और वो गैसें भी आपकी जिंदगी पे दुष्प्रभाव डालेंगी। शब्द और स्पर्श होते हैं वो वायु के विशेष गुण है। शब्द से, स्पर्श से संवेदना, संवेदना से चेतना और चेतना से प्रतिक्रिया होती है। तो वायु मनुष्य के लिए एक बहुत ही अमूल्य उपहार है। मकान में वायु का प्रवेश द्वार खिड़कियों से होता है, रोशनदान से निकलती है गर्म हवा। मकान बनने में वायु के प्रवेश का विशेष ध्यान रखिए। आपने देखा होगा पुराने घर ठंडे रहते थे, उनकी खिड़कियां छोटी होती थी और ऊपर हर एक खिड़की के रोशनदान होते थे। जो ठंडी हवा आती थी और गर्म हवा ऊपर होकर निकल जाती थी, इससे घर ठंडा रहता। इसे क्रॉस वेंटिलेशन होता है। तो क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान हर घर में रख के आपको अपने घर का निर्माण करना चाहिए। फिर हम आते हैं सूर्य पे। तो सूर्य अग्नि का स्रोत है। सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, जिससे दिन और रात होता है। वर्षा, हवा और सूर्य की गर्मी से ही हमारे अंदर साहस और शक्ति होती है। परंतु कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित। सूर्य का तेज और उसकी जो तेज किरणें होती है, घर पर ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए।
पहाड़ी क्षेत्र में पूर्व में रहने वाले लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि दोपहर तक तो तपते हुए सूरज के कारण उनका घर पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। इसीलिए रहने वाले घर में सुखद अनुपात जिसे वो सहन कर सके, ताकि सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक हो। इसीलिए हमारे जो नॉर्मल वातावरण है वहां पे सूर्य दक्षिण पश्चिम में आ जाता है, तो इसीलिए वहां की दीवारों को मोटा बनाने का प्रावधान है और ऊंचा बनाने। फिर हम आते हैं जल। पृथ्वी पर जल भी एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जल से जीवन है। प्राणी हो या वनस्पति, जल के बिना तो रह ही नहीं सकते। और ये पृथ्वी के 2/3 भाग पर है। सौर मंडल में एकमात्र जलीय ग्रह पृथ्वी है। पर्यावरण की गर्म वायु ठंडी होकर तरल हो जाती है और फिर जल की बूंदों के रूपों में आकाश में छा जाती है और बारिश होती है। उसको बादल कहते हैं। फिर नदियों, झीलों, समुद्र में जल आ जाता है। जल में एक अंश ऑक्सीजन का भी होता है। इसी से जल जीव जंतु जल में भी जिंदा रहते हैं। हमारे शरीर में भी कुल वजन का बहुत बड़ा भाग पानी का है, और पानी की कमी होने से हम बीमार हो जाते हैं। तो जीव जंतु, मनुष्यों को, पेड़ पौधों को नहीं, मकान को भी इसकी आवश्यकता होती है। स्वाद, स्पर्श, शब्द, ये जल की विशेषताएं। तो घर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखो कि इसमें पानी का पर्याप्त स्रोत हो। उत्तर पूर्व भाग में डेली यूज का आने वाले पानी का स्रोत होना चाहिए। पानी में प्रदूषण नहीं हो, इसीलिए वहां पे जो सूर्य का ताप किरणें पड़ेगी वहां से शुद्ध होता रहेगा। इस सिद्धांत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। घर में नाली की पूरी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, ताकि वर्षा से घर को नुकसान नहीं हो, और जल का स्थान भी शुद्ध दिशा में रहे, इसका ध्यान रखें। फिर आपका आ जाता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी ग्रह है जिस पर हवा, पानी, अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी को हम माता भी कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में निश्चित स्थान पर दक्षिण उत्तर में चुंबक और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी के सभी जीवों पे और निर्जीवों पर अपना प्रभाव डालती है, और यहीं से सबकी उत्पत्ति होती है, इसलिए पृथ्वी को माता कहते हैं। तो भवन निर्माण करते समय भूमि पूजन का वास्तविक उद्देश्य यही होता है। पृथ्वी के बिना आवास और जीवन की कल्पना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय शक्ति का केंद्र है। इन्हीं शक्तियों के कारण पृथ्वी अपनी धरातल बनने वाले भवनों को एक बैलेंस देती है, आधार देती है, मजबूती देती है। पृथ्वी की सतह, आकृति, मिट्टी अलग अलग जगह पर अलग होती है, और मिट्टी, सतह की आकृति, रूप, रंग, गंध का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मकान बनाते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। पृथ्वी में स्पर्श, शब्द, रस और रूप, इसके अलावा गंध भी विद्यमान होता है। यानी इसमें पांचों के पांचों तत्वों की वो महसूस करने की क्षमता है। तो पंच तत्व है। हमारे ऋषियों, मुनियों, विद्वानों ने बहुत गहन साधना की। वो किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने साध के खुद को ये ब्रह्मांड से ज्ञान लिया और पता लगाया कि कौन कौन सी दिशा पर कौन से तत्व है, और फिर मनुष्य के शरीर के कौन कौन से अंग पर ये तत्व रहता है। उन्होंने ये भी कहा है, हमने सुना भी होगा, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। यानी आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। आकाश, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर जल बनता है, फिर पृथ्वी। यानी ये निर्माण होता है। और जो ध्वंस की प्रक्रिया होती है उसको खत्म होने की, वो वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से होती है। पहले वायु निकलती है, फिर वहां से जल निकलता है, फिर अग्नि निकलती है। जैसे भी किसी व्यक्ति को व्यक्ति है, उसका निर्माण इन तत्वों से हो गया। जब वो खत्म होता है, जब उसे दाह संस्कार होता है, सबसे पहले तो उसके अंदर से प्राणवायु निकल गई। फिर जैसे अग्नि में दिया तो जल खत्म हो गया, फिर अग्नि भी खत्म हो गई, पीछे बची पृथ्वी, और उसके अंदर का आकाश में विलीन हो गया। जो बाकी कुछ बचा वो पृथ्वी में विलीन हो गया। ये ध्वंस की प्रक्रिया है। तो शरीर में 5 तत्वों का वास कहाँ होता है? मस्तिष्क में आकाश है, कंधों में अग्नि है, नाभि में वायु है, घुटनों में पृथ्वी है, पादांत में जल। आपके हाथ में भी कुछ लोग जो हाथों से जो चिकित्सा होती है, सुजोग चिकित्सा वगैरह, वो हाथों पे आधारित आपके 5 तत्वों के आधार पर होती है। अंगूठे में आकाश है,
तर्जनी में वायु है, मध्यमा में आपकी बीच की उंगली में अग्नि है, और अनामिका में जल है, और कनिष्ठा में पृथ्वी है। इस तरह से हमारे घर के अलावा हमारे शरीर में कौन सा तत्व कहाँ विद्यमान होता है। अगर आप पंच महाभूतों का, पंच तत्वों का अच्छा एक बैलेंस होता है तो आपके दुकान, आपके ऑफिस, आपके कारखाने, चाहे आपका कुछ भी वास्तु हर जगह करता है। एक बगीचे में भी करता है, एक कॉम्प्लेक्स में भी करता है, एक गैरेज में भी करता है। जहां आपने बाउंड्री बना दी, उस हर बाउंड्री के अंदर वास्तु का निर्माण होता है। और भवन निर्माण में जो ये हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। 3 शक्तियां होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति और सौर शक्ति। पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति होती है, जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और इसके कारण ही पृथ्वी पर भवनों में स्थिरता और स्थायित्व रहती है। जिस स्थान की मिट्टी जितनी ठोस, उस स्थान पर उतना स्थिर मकान बनेगा। चुंबकीय क्या है? विशाल का एक चुंबक है पृथ्वी। उसके गर्भ में लोहे का गर्म तरल पदार्थ है, जिससे विद्युत की किरणें होती है। इसके कारण पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण। पृथ्वी के भी 2 ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिण। तो चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण से पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां संचालित होती है। यही कारण है कि हमारा शरीर भी इनके प्रभावित और तरंगित रहता है। हमारे शरीर में सिर उत्तरी ध्रुव है और पैर दक्षिण है। यही कारण है कि हमारा सिर जो उत्तरी ध्रुव है, उसे उत्तर की ओर सोने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी क्षेत्र मानव के उत्तरी क्षेत्र में विकर्षण करेगा और चुंबकीय प्रभाव अस्वीकार कर देगा, जिससे शरीर में रक्त संचार में डिस्टर्ब होगा। इसीलिए आप कभी भी एक टेस्ट करिए, उत्तर दिशा में सिर करके सोइए, देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आएगी या सुबह आपका सिर भारी होगा। फलस्वरूप मस्तिष्क में तनाव होगा, शरीर को शांति नींद नहीं आएगी। और दक्षिण की तरफ आप सिर करके सोते हो तो शरीर के अंदर चुंबकीय तरंगों में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है, आपको अच्छी नींद आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर हम तीसरी ऊर्जा का बात करते हैं। एक हो गई गुरुत्वाकर्षण, दूसरी चुंबकीय और सौर ऊर्जा। पृथ्वी को जो मेन ऊर्जा मिलती है वो सौर ऊर्जा सूर्य से मिलती है। सूर्य हमको प्रकाश और ऊर्जा देकर हमारे जीवन को कंट्रोल करता है, संचालन करता है। और जो सूर्य की जो सुबह की किरणें आती हैं, उसमें विटामिन डी, एफ और ए होते हैं। तो भवन के उत्तर पूर्व को अधिक से अधिक खुला और नीचा रखते हैं, जिससे जीवन में लाभदायक किरणें आए, वहां से सूर्य की रश्मि आए, जो वहां के बैक्टीरिया को विनाश करे। बैक्टीरिया का विनाश होगा तो स्वास्थ्य लाभ होता है। और दोपहर के बाद सूर्य की किरणें रेडियोधर्मिता से ग्रस्त होती है, शरीर पर गलत प्रभाव डालती है। तो इन्हीं कारणों से भवन निर्माण करते थे। हम विशेष ध्यान रखते हैं कि ये जो दोपहर की सूर्य की किरणें शरीर और मकान पर इनका प्रभाव कम पड़े। और दक्षिण पश्चिम में कम से कम खिड़की और द्वार रखते हैं, दीवारें मोटी और ऊंची रखते हैं ताकि सूर्य की गर्मी से बचे। और फलस्वरूप गर्मी में ठंडक और सर्दी में हम गर्मी का अनुभव करें। तो ये सारी की सारी साइंटिफिक जो आपकी पंच तत्वों की क्या योगदान है, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इनके क्या क्या इफेक्ट है, इन पंच महाभूतों के बारे में आज की जानकारी है। बाकी कल फिर हम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि वास्तु का और किन किन सब्जेक्ट हमारे वेदों में है जिनसे संबंध है, और किस तरह से ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, अंक विज्ञान जिसे कहा जाता है, आयुर्वेद भी है। चलिए कल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।